डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज द वेज पेमेंट प्लान। बेसिकली वेज दैट मीन्स कि व्हाट एवर ए लेबर और एनी वर्कर गेट अगेंस्ट देयर वर्क। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके बदले में कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन तो रहता है। फ्री में दुनिया में कोई काम नहीं करता है। तो जब भी आप कहीं काम करते हैं, किसी इंडस्ट्री में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो व्हाट एवर यू वर्क, ऑर्गेनाइजेशन नीड टू पे समथिंग। तो जो भी वह पे करता है दैट इज कॉल्ड बेसिकली वेज। और इस वेज के ऊपर बहुत सारे हम लोग लेक्चर पढ़ चुके हैं। लेक्चर नंबर 69 में, 70 में, 71 में हम लोग पढ़े थे। और आज लेक्चर नंबर हमारा क्या है, 72। और ये भी मैं आपको बता दूं कि वेज पेमेंट प्लान एक लेक्चर में पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो 72, 73 और 74, ये 3 लेक्चर मिला करके पूरा एक टॉपिक कवर होगा। तो इस लेक्चर को देखने के लिए जरूरी है कि इसके पहले वाले लेक्चर को आप देख लिए हों और सीक्वेंस में ये तीनों लेक्चर देखेंगे तो वेज पेमेंट प्लान आपको कंप्लीट समझ में आएगा। साथ ही आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इस वेज पेमेंट प्लान में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। दूसरा टॉपिक जो इसके अंदर आएगा कि इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर किसके लिए, गुड वेज प्लान। वेज प्लान, कुछ इसमें इंसेंटिव्स भी पढ़ेंगे, वेज इंसेंटिव्स भी पढ़ेंगे। और साथ में ही इसमें इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड वेज प्लान, ठीक है ना। इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ गुड वेज प्लान कौन कौन से कहलाते हैं, किसको हम लोग गुड वेज प्लान में अच्छी HR पॉलिसी के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं जो कि हम लोग समझेंगे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर बेसिकली ये 72 में कवर होगा, लेक्चर नंबर 72। और 73 जब लेक्चर नंबर पढ़ाएंगे नेक्स्ट, तो उसमें हम बताएंगे आपको मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट। क्या, मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट। और लेक्चर नंबर 74 जो कि वेज से रिलेटेड लास्ट लेक्चर होगा, उसमें हम पढ़ेंगे वेज इंसेंटिव और जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ वेज इंसेंटिव प्लान। मतलब कुल मिलाकर के आप ध्यान देंगे तो इसमें मोर ओवर हम लोग इंसेंटिव के बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे कि कौन कौन से इंसेंटिव प्लान होते हैं और इंसेंटिव किस बेसिस पर किसी को दिया जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए आज ये लेक्चर नंबर 72 हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि जो है किसी भी सोसाइटी में, है ना, जो इंडिविजुअल है ना, ये जो है इंडिविजुअल वेज का हम जो है थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट एवर समवन इज सेलिंग और प्रोवाइडिंग एनी सर्विस, है ना। क्या क्या हो सकता है कि प्रोडक्ट हो सकता है, प्रोडक्ट की कोई कंपनी हो सकती है, कोई सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जैसे कॉलेज है, हॉस्पिटल है, ETC ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ठीक है ना। या कोई लेबर सिस्टम है या कोई गवर्नमेंट सिस्टम है। ये आज से नहीं, शुरू से फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स टिल द डेवलपमेंट ऑफ फैक्ट्री और इंडस्ट्री 1.0 से लेके इंडस्ट्री 5.0, 6.0 की आज बात होने लगी है, जहाँ AI टेक्नोलॉजी की होने लगी है। वहाँ भी एक सिस्टम जरूर है कि जो भी मालिक है, व्हाट एवर इज द ऑनर कैन नॉट डू ऑल द वर्क्स एलोन। तो उसको कहीं ना कहीं एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। और एम्प्लॉय मतलब कोई भी इंडिविजुअल, तो जब इंडिविजुअल काम करेगा तो उसके अगेंस्ट में क्या चाहिए, उसको पेमेंट चाहिए। पेमेंट चाहिए तो कुल मिलाकर के यदि हम इन शॉर्ट कहें तो एक तरफ क्या हो गया, कंपनी या कंपनी का मैनेजमेंट या कंपनी का मालिक, और दूसरी तरफ क्या हो गया आपका वर्कर। वर्कर क्या करता है, वर्क प्रोवाइड करेगा और
कंपनी क्या करती है, उसको सैलरी प्रोवाइड करती है। अब ये सैलरी कब प्रोवाइड करेगी, जब वह जो है प्रॉफिट में जाएगी, काम आपका ऑथेंटिक होगा, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। और ये जो प्रोवाइड करेगी पेमेंट, पेमेंट भी बेसिकली जो है पेमेंट, या इसी को हम लोग बोलते हैं वेज। अब ये दो तरह का हो सकता है, पेमेंट या वेज की शादी हुई, और दो तरह का, एक तो फाइनेंशियल है और दूसरा नॉन फाइनेंशियल है। दोनों को समझिएगा क्या है। फाइनेंशियल तो ये चीज है, ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल का मतलब ये होता है कि आपने उसके यहाँ काम किया और मंथली सैलरी उसने पे कर दिया, या जो भी आपका दिन भर का काम है शाम में उसने पेमेंट कर दिया। फिर आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, आपका हेल्थ खराब होता है, इन्वायरमेंट खराब होता है, आपकी फैमिली खुश है नहीं है क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर के एक बार हम पैसा दे दिए और कहानी खत्म। सुबह आपको 8 बजे कंपनी में पहुंचना है 8 AM पे, और 8 PM 12 घंटे के बाद आपको चले जाना है। आपको कुल मिलाकर के आउटपुट देना है कंपनी को, कैसे देते हो ये आपकी टेंशन है। लेकिन नॉन फाइनेंशियल में कुछ हम लोग फैसिलिटी देते हैं, कंपनी अपने वर्कर को बहुत सारी फैसिलिटी देती है। अब इसमें जो है हेल्थ केयर फैसिलिटी हो सकता है कि भाई उसकी तबीयत खराब होती है तो हम उसका ध्यान रखते हैं। कुछ फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लान हो सकता है, जैसे बच्चों को फ्री एजुकेशन देना, कुछ हो गया हमारे एम्प्लॉय को तो फैमिली को एक मुश्त कुछ इंश्योरेंस देना। हम कंपनी की तरफ से वर्कर को आने जाने की सुविधा दे दिए, कुछ नाश्ता पानी के लिए दे दिए, टीएडीए दे दिए, ठीक ना। और भी कुछ यदि फैसिलिटी हम दे सकते हैं तो और भी बहुत सारी फैसिलिटी की हम डिस्कशन करेंगे। वो सब कुल मिला करके इन फ्रिंज बेनिफिट्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स। सैलरी तो जो मिलना है वो मिलेगा ही, थोड़ा सा प्लस माइनस जो भी होगा, लेकिन ये फ्रिंज बेनिफिट्स कहलाते हैं। कई बार लोग इसके चलते ही काम करते हैं कि चलो सैलरी थोड़ी कम मिल रही है लेकिन दूसरी सुविधाएं काफी सारी चीजें हैं। क्योंकि जो आपका एम्प्लॉय मोटिवेशन है, एम्प्लॉय का मोटिवेशन है, वो सिर्फ सैलरी पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड्स बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सिर्फ सैलरी पे डिपेंड करता तो लोग जो है ये सारी सुविधाएं नहीं खोजते, गवर्नमेंट इनके लिए रूल्स नहीं बनाती। लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि किस तरह से हम कंपनसेशन देते हैं, किस तरह से वर्कर सर्विस देता है। और हम ये भी चाहते हैं कि प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, तो प्रोडक्टिविटी में सिर्फ पैसा नहीं आता है। देखिए कई बार एक कहावत है हमारे गांव में कि पैसा बहुत बड़ा चीज है लेकिन सब कुछ नहीं है। पैसा बहुत बड़ा चीज है लेकिन सब कुछ नहीं है। इसलिए मैनेजमेंट हमेशा ट्राई करता है कि अपने एम्प्लॉय को खुश रखे, एक बिलोंगिंगनेस हो ऑर्गेनाइजेशन से, एक टर्म्स एंड कंडीशन हो कि जिसमें कंपनी भी एम्प्लॉय के लिए काफी कुछ दे पाए और एम्प्लॉय भी कंपनी के लिए बेहतर परफॉर्म कर सके। जब कंपनी के लिए बेहतर एम्प्लॉय काम करेगा तो ऑब्वियसली कंपनी प्रॉफिट में जाएगी, और वो प्रॉफिट जो है कंपनी एम्प्लॉय के साथ शेयर भी कर पाएगी। तो बेसिकली वेज जो है गिव्स करेज और डिस्करेज द मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉय आल्सो। बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि वेज रेट, कितना वेज देना है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हम एक एक को लेकर के डिस्कस करेंगे। पहला लिखते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, और इसमें हम बहुत ज़्यादा लिखेंगे नहीं, समझाने की कोशिश करेंगे। जब हमारा लेक्चर आप सुन लेते हैं तो काफ़ी कुछ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आप एग्जाम में हो या कहीं भी एक तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। और मेरा मानना रहता है कि यदि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो आप चीज़ों को कहीं भी लिख सकते हैं, समझा सकते हैं किसी को भी, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहला फैक्टर्स क्या होगा दोस्तों। पहला जो फैक्टर्स होता है आपका ये होता है कि कंपनी के पास आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन उसके पास एबिलिटी टू पे है कि नहीं, उसके पास उतनी औकात है या नहीं, शुद्ध भाषा में करें तो, ठीक ना। दूसरा चीज कि बहुत सारे लॉसेस हैं कंपनी के पास, तो कैसे अच्छा जो है दे सकती है।
कई बार ये भी देखा जाता है कि इंटेंशन नहीं है, उसके पास पैसा तो है लेकिन मालिक बहुत कंजूस है, वो चाहता है कि हम कम से कम पैसे में काम कर लें। फिर जो है डिमांड एंड सप्लाई, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है। डिमांड एंड सप्लाई, भाई हमें कंपनी में 4 इंजीनियर्स की ज़रूरत है और मिल ही नहीं रहे हैं, तो झक मार करके या तो हम कंपनी चलाना होगा तो मुंह मांगा पैसा देंगे, नहीं तो बार्गेन करेंगे। यदि हमें ज़रूरत 4 की है और इंटरव्यू में आ गए 40, हमें 4 ही चाहिए ना, तो हम बार्गेनिंग करेंगे, जो सबसे कम पैसा लेगा उसको हम कंपनी में रखेंगे, ज़्यादा पैसा लेने वाले को हटा देंगे। इसलिए ये डिमांड और सप्लाई, ठीक है। दूसरा चीज होता है कि मार्केट रेट, हर चीज का एक मार्केट रेट भी होता है। मार्केट रेट्स, मार्केट में उस चीज की जो है क्रेज है, जैसे अभी सॉफ्टवेयर का मान लो कोई क्रेज है, नई सॉफ्टवेयर आती है, आप सीख जाते हैं तो उसका एक क्रेज होता है। फिर बहुत लोग जब सीख जाएंगे तो उसकी रेट घटने लगेगी। आप कभी मार्केट में जाएंगे, एक शर्ट खरीदेंगे, उसी शर्ट की कीमत जिसका 1000 रुपया था, 1 साल के बाद वो 500 में मिलने लगता है, तो क्या कीमत घट गई? नहीं, वो एक फैशन था, एक ट्रेंड था, एक ब्रांडिंग थी, एक नया नया चीज था मार्केट में, तो डिमांड था, पैसा लोग पे करते थे। अब वो चीज कम हो गया तो लोग पैसा कम पे करेंगे। ये एक सिंपल सा लॉजिक है। तो उस समय मार्केट रेट या मार्केट जो है किस सिनारियो में काम कर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंगली द कंपनी नीड्स टू पे। जैसे मार्केट रेट गवर्नमेंट ने वो कर दिया कि आप पर डे जो है ना मिनिमम 500 या मिनिमम 700 से कम पैसा नहीं दे सकते हैं। अब कितना भी डिमांड हो, सप्लाई हो, ये कहानी खत्म हो जाती है। यदि काम कर रहा है तो मिनिमम 700 हमें देना पड़ेगा, सप्लाई है तो भी। नहीं सप्लाई है तब तो सामने वाला 1000 भी मांगेगा तो देना पड़ेगा, ठीक ना। दूसरा चीज कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग, सेम कंपनी, सेम काम, सब कुछ सेम है, लेकिन वो कंपनी जो है मान लीजिए कि पटना में है आज, तो पटना की सैलरी और यदि मुंबई में है तो दोनों की लिविंग कॉस्ट जो है सेम हो सकती है क्या? नहीं। यहाँ पे यदि 25,000 में आदमी आराम से मेंटेन कर सकता है तो यही 25,000 के जगह पे मुंबई में मिनिमम 50,000 चाहिए, तभी वो सरवाइव कर पाएगा। सर्वाइवल की हम बात कर रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग पे भी सैलरी, वेज रेट जिसको बोलते हैं, वेज मतलब क्या? सैलरी, तो डिपेंड करता है। पांचवा चीज है बार्गेनिंग ऑफ ट्रेड यूनियंस या इंपैक्ट ऑफ ट्रेड यूनियंस। यूनियंस इंपैक्ट, कई जगह ये जो ट्रेड यूनियन वाले होते हैं वो बहुत काफ़ी काम के होते हैं, वो बार बार स्ट्राइक करते रहते हैं, गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं, कंपनी से डिमांड करते हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है कि कंपनी वाले दबाव में रहते हैं, क्योंकि जो यूनियंस के चलते, यूनियन मतलब क्या? यूनिटी। तो जब यूनिटी बनी रहती है, कभी स्ट्राइक पे चले जाते हैं या कभी काम अच्छा नहीं करते हैं, तो वो सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए जो है ट्रेड यूनियन कंपनी के मालिक से बात करती है। तो यदि यूनियन के मेंबर्स ज़्यादा हैं तो उस यूनियन का दबाव रहता है कंपनी पे, और यूनियन एक डिसीजन लेती है कि नहीं, एम्प्लॉय को ये सुविधा मिलनी ही चाहिए, तो मिलता भी है। इसमें जो है फाइनेंशियल के साथ साथ जो हमने अभी फ्रिंज बेनिफिट्स बताए, इसके लिए भी बहुत संघर्ष होता है। फ्रिंज बेनिफिट्स हम आपको एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे, आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, हेल्थ केयर के साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी हो, पेंशन योजना हो, ठीक है ना। मैं थोड़ा बहुत तो लिख ही देता हूँ, कहाँ लिखूँ, मैं थोड़ा बहुत आपको लिख के बता देता हूँ कि क्या क्या जनरली बेनिफिट्स होते हैं। एक तो हेल्थ केयर होता ही होता है, हमने लिखे हैं। फिर जो है फैमिली के लिए आप जो है फैमिली प्लान क्या है, फिर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है कंपनी देती है, फिर पेंशन स्कीम रहता है, ठीक ना। एक्सीडेंट इंश्योरेंस रहता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की कुछ हो जाता है तब। चिल्ड्रंस के लिए, अपने बच्चों के लिए TADA, कहीं जाने आने के लिए पूरा TADA कंपनी देती है, आपके घर से पेट्रोल वगैरह जो है गाड़ी की सुविधा वगैरह देती है, फैसिलिटी, ठीक है ना। फैसिलिटी में आपके पास ड्राइवर रहेगा,
ठीक है ना। अब ये ऑफिसर रैंक में थोड़ा चले जाते हैं, गाड़ी रहेगा, HR पॉलिसी रहेगा, ह्यूमन जो है रिसोर्स पॉलिसी, जिसमें कि आपको हाउस रेंट ये सब भी मिलता है ना। एक पेंशन तो हमने बता ही दिया। पेंशन के बाद जो है एक आता है परमानेंट इंजरी। कंपनी में कोई काम कर रहा है, कोई परमानेंट इंजरी ऐसा आ गया कि अब वो काम करने के लायक बचा ही नहीं, तो कंपनी उसको क्या बेनिफिट देगी, क्या सैलरी देते रहेगी या 50% सैलरी देगी, ठीक है ना। तो इस तरह के बहुत सारे प्लान्स रहते हैं जो टाइम टू टाइम जो है ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो है कंपनी किस तरीके की है और एम्प्लॉय के बारे में क्या सोचती है। तो ये सब ट्रेड यूनियन ही डील करते हैं। कई बार कंपनी दे रही है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ट्रेड यूनियन इसके लिए स्ट्राइक करते हैं, बात करते हैं और चीज़ें कई बार लाइन अप हो जाती है, ठीक है। तो ये पांचवा क्या था, ट्रेड यूनियंस का जो है बार्गेनिंग जो है उनका इम्पैक्ट आता है। सेकेंड लास्ट है प्रोडक्टिविटी। अब देखिए प्रोडक्टिविटी एक बहुत बड़ा टर्म है, इसका एक सेपरेट वीडियो, एक नहीं 3-4 सेपरेट वीडियो है, इस प्लेलिस्ट में भी है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कर रहे हैं, कि आपका चाहे वो मैन हो, 6M की बात करते हैं। 6M मतलब मैन, मशीन, मटेरियल, मैनेजमेंट, मनी और मेथड। ये 6 के 6 जो है 6M, ये 6 का 6 जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। कहने का मतलब है कि हमारा मैन जो काम कर रहा है वो भी हैप्पी सेपी है, वो भी दिल से काम कर रहा है, दिमाग लगा के काम कर रहा है, उसको इंटरेस्ट है, उसका मन लग रहा है, वो हैप्पीली काम कर रहा है। मशीन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहा है, मटेरियल का वेस्टेज मिनिमम से मिनिमम हो रहा है। मैनेजमेंट और जो है मैन के बीच में, एम्प्लॉय के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है। पैसों का जो है आदान प्रदान, चाहे जो भी फाइनेंशियल रिक्विजिशन है वो इजली, और मेथड ऐसा है जिसमें कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो कंपनी का। एक कुल मिलाकर के प्रोडक्टिविटी, दैट मीन्स कि ईच एंड एवरी ऑल स्टेक होल्डर्स आर वेरी मच हैप्पी। प्रोडक्टिविटी के वीडियो का हम जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आपको मिल जाएगा, वो एक सेपरेट वीडियो है, उसको देखिएगा। सेकेंड लास्ट की बात कर लें तो गवर्नमेंट रेगुलेशन भी होता है बहुत जगह। गवर्नमेंट रेगुलेशन मैक्सिमम, खास करके इंडिया जैसे कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री में तो गवर्नमेंट रेगुलेशन ही होता है। नहीं तो बेरोजगारी इतना ज़्यादा है कि कंपनी वाले तो फ्री में काम कराने के लिए भी तैयार हैं और लोग करने के लिए भी तैयार हैं। कि लोगों का तो यह है कि मरता क्या न करता, जो ही कुछ मिल रहा है 500 की जगह 100 ही मिल रहा है, क्योंकि लोग तो बहुत हैं दुनिया में, लोगों की कमी नहीं है। तो इसका गलत फायदा कंपनी वाले उठाते हैं। तो वो चीज़ें जो है गवर्नमेंट रेगुलेट करती है कि किसी एम्प्लॉय का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, किसी वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ऐसा ना हो कि वो काम करा ले कंपनी और पैसा ना दे, जितना उसको होना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। इसीलिए हमने लास्ट लेक्चर में वेज एक्ट प्लान लिया है, लेक्चर नंबर 70 में आप देखेंगे तो वेज एक्ट प्लान है। और लास्ट है कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। देखिए टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज हो रही है और सिग्निफिकेंटली चेंज हो रही है, और एम्प्लॉय आज हमारे पास काम कर रहा है, अब नई टेक्नोलॉजी तो उसको आ नहीं रही है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें उसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अब ट्रेनिंग देंगे तो ट्रेनिंग देने में खर्च होगा, भाई जो सैलरी है उसको तो देना ही पड़ेगा। वो कहीं जा रहा है ट्रेनिंग लेने के लिए तो उतने दिन की ऑन ड्यूटी उसको दिखाना पड़ेगा, अलाउंसेस देना पड़ेगा, TA DA देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो टाइम कंपनी दे रही है, कंपनी जो इतना टाइम दे रही है वो कब देगी, जब वह एम्प्लॉय जो है भरोसेमंद होगा। ये नहीं कि आज जो है ट्रेनिंग ले लिया और कल छोड़ करके वो चलेगा, तो कंपनी को तो लॉस हो जाएगा। सामने वाला तो सीख करके निकल लिया, लेकिन कंपनी को क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो ये सब फैक्टर्स थे जो कि किसके लिए थे, वेज जो है कितना मिलना चाहिए, सैलरी कितना मिलना चाहिए, उसके लिए जो है ये सब फैक्टर्स हैं। अब नेक्स्ट आते हैं इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड वेज इंसेंटिव प्लान्स। आवश्यक इसेंशियल वेज
पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक अच्छे वेज प्लान में कहते हैं ना कि भाई वहाँ का सैलरी अच्छा है, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहला है कि जो भी सैलरी मिल रही है, ठीक ना, या वेज मिल रहा है, वो चाहे मंथली हो या वीकली हो या डेली बेसिस पे हो, वो तो सिंपल टू अंडरस्टैंड हो कि हमें क्या मिल रहा है, हमने काम क्या किया। जो है एम्प्लॉय को ऐसा कभी ना लगे कि हम काम बहुत किए और पैसा बहुत कम मिला, नहीं, उसको ये लगना चाहिए कि हम जितना काम किए उतना हमें मिला, बल्कि ज़्यादा ही मिला। ये जो है उसको समझ में आना चाहिए, है ना। दूसरा चीज होता है कि जस्ट एंड इक्विटेबल, जस्ट एंड इक्विटेबल। जस्ट एंड इक्विटेबल का मतलब होता है कि जो आपका सिस्टम है, जो आपकी पॉलिसी है, दैट मस्ट बी सक्सेसफुल एंड दस दैट मस्ट गिव सेटिस्फेक्शन टू द एम्प्लॉय। मतलब ऐसा ना होना चाहिए कि किसी को बहुत ज़्यादा मिल रहा हो और किसी को बहुत कम मिल रहा हो। जितना जो मेहनत कर रहा है उसको उतना मिलना चाहिए। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है जस्ट का मतलब जस्टिफिकेशन भी यहाँ पे आप समझ सकते हैं, अट्रैक्शन ऑफ द वर्कर। कम वर्कर क्या चाहता है, उतना सफिशिएंट वेज जरूर मिलना चाहिए, तो ही वर्कर अपना परफॉर्मेंस बेहतर तरीके से दे पाता है। नहीं तो उसको मिलना चाहिए 1,000, या कहें तो किसी और कंपनी में उसी के दोस्त को सेम पोस्ट पे सेम वर्क के लिए 1,000 मिल रहा है डेली, और हम यदि उसको 800 दे रहे हैं तो उसका दिमाग कहाँ लगा रहेगा कि अरे मेरा दोस्त तो 1,000 कमा रहा है और हम 800 ही कमा रहे हैं। तो दिल से काम नहीं कर पाएगा, इंटरेस्ट के साथ काम नहीं कर पाएगा, और आउटपुट भी उस तरीके से नहीं दे पाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आदमी दिल और दिमाग लगा करके तब काम करेगा जब जो है आप उसको अट्रैक्ट कर पाए, उसको समझ में आए कि नहीं हमारे लिए यही कंपनी बहुत अच्छी है, यही बहुत अच्छी सैलरी दे रही है। और कई जगह एक स्टैंडर्ड सैलरी होती है, स्टैंडर्ड वेज गवर्नमेंट बना कर के रखती है, या सोसाइटी या यूनियन ट्रेड्स वाले बना कर रखते हैं, वो दे दीजिए तो वो भी अच्छा रहता है। दूसरा सी फैक्टर, सी फैक्टर्स में भी बहुत लोग बिलीव करते हैं। एक तो ई का मतलब होता है इन्वायरमेंट, जो भी आपका सैलरी स्ट्रक्चर है या जो है इंसेंटिव है, ये पेमेंट और इसमें इंसेंटिव भी की भी बात कर रहे हैं, वह इको फ्रेंडली हो। आजकल इको फ्रेंडली जो है बहुत ज़्यादा मार्केट में चल गया। इसके पहलते ये भी है कि हेल्थ का फैक्टर जो है कंपनी टॉप प्रायोरिटी रखती है, और सेफ्टी। यदि ये तीनों लेकर के कंपनी चलती है, कंपनी इन तीन चीज़ों के बारे में सोच करके चलती है, तो एम्प्लॉय की भी एक कर्टसी बनती है कि वो कंपनी के लिए काम करे, और करता भी है। ठीक है। दूसरा फैक्टर आता है 6 नंबर में आपका कंड्यूसिव टू हेल्थ। तो आप समझ गए विलिंगनेस ऑफ द वर्कर। हमारे इंडिया में क्या होता है कि हम लोग बंदर को जो है तैरना सिखाते हैं और मछली को पेड़ पे चढ़ना सिखाते हैं। विलिंगनेस हम लोग देखते ही नहीं है, किसकी क्या विलिंगनेस है, किसकी क्या स्ट्रेंथ है। विलिंगनेस मतलब क्या, स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर, उसकी क्या पोटेंशियल है, उसकी क्या इंटरेस्ट है। जिस काम में इंटरेस्ट होगा वो काम वो बिल्कुल 100% सही भी करेगा, एरर फ्री करेगा, एक्यूरेट करेगा, और जितनी आप डिमांड करेंगे उससे ज़्यादा करेगा वो। तो कंपनी की जिम्मेदारी बनती है या मैनेजर की जिम्मेदारी बनती है कि जो वर्कर हमारे यहाँ काम कर रहा है उसकी विलिंगनेस देख लें, उसकी पोटेंशियल किस फील्ड में, उस फील्ड में उसको लगाएं। ठीक है ना। क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी क्या चाहती है ये वर्कर को मालूम हो।
जैसे हम मांगते हैं दूध, वो ला रहा है पानी, हम मांग रहे हैं पानी, वो ला रहा है दूध। तो हम क्या मांग रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, कई बार कंपनी जो है क्लियर नहीं कर पाती है कि व्हाट आई एम हैविंग एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द वर्कर, तो उसमें भी जो है ये दिक्कत होती है। नेक्स्ट आता है कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों चीज जो है एक साथ नहीं होती है, बल्कि थोड़ा सा इसमें ऑप्टिमम चीजें देखनी पड़ती है कि ऑप्टिमाइज्ड हो। ऑप्टिमाइज्ड मतलब कि क्वांटिटी भी अच्छा खासा हो और क्वालिटी भी अच्छा हो। ये नहीं क्वांटिटी तो बहुत हो क्वालिटी खराब हो जाए, या क्वालिटी बहुत अच्छा है क्वांटिटी खराब हो जाए। तो दोनों जो है चीजें देखना चाहिए। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन, ये हम बात कर चुके हैं। स्टैंडर्ड वेज तो दोबारा नहीं बात कर रहे, सेम वही चीज है, स्टैंडर्डाइजेशन। उसके बाद वर्कर्स इंसेंटिव अर्निंग। कई कंपनी कहती है कि हम सैलरी तो कम देंगे, लेकिन यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो हम इंसेंटिव बहुत दे देंगे। तो व्यक्ति को क्या होता है कि जो काम करने वाले लोग हैं वो ऐसे ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको इंसेंटिव क्या होती है, बहुत ज़्यादा मिल जाती है, इंसेंटिव से वो ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद रिकॉग्निशन, ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप जो है भले सैलरी कम दे रहे हो, लेकिन आप उसको रिकॉग्नाइज करते हो, आप वर्कर का ध्यान रखते हो, वर्कर को अप्रिशिएट करते हो, आप टाइम टू टाइम जो है बोनस देते हो, बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड दे देते हो, ठीक है, कुछ गिफ्ट दे देते हो। तो उससे क्या होता है कि बिलोंगिंगनेस बनी रहती है, तो थोड़ा सा उसकी जो है काम करने में मन भी लगता है। फिर राइट टू चेंज द स्टैंडर्ड, कोई स्टैंडर्ड है और समय के साथ थोड़ा सा चेंज उसमें चाहिए, तो वो भी जो है चेंज कर पाए। स्टैंडर्ड मतलब लकीर का फकीर नहीं बने रहना है, समय के साथ बदलते भी आना चाहिए अपने को। और टाइमली पेमेंट, ये भी एक बहुत मायने रखता है। सैलरी जो है अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जनरली 1 तारीख को आ जाता है, लेकिन 1 तारीख को बजाय वो 4 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख, 22 तारीख को आए, या 2-2 महीना, 1-1 महीना लेट आए सैलरी, तो भी आदमी निराश हो जाता है, क्योंकि चीज़ें कैलकुलेट होती हैं 1 तारीख से। टाइमली पेमेंट, ऑल ऑफ सडन मनी, ठीक है ना, ऑल ऑफ सडन रिक्वायरमेंट, एम्प्लॉय को अचानक से कोई रिक्वायरमेंट आती है तो वो भी एक मायने रखता है कि पैसा कुछ मिल जाए, या एडवांस सैलरी मिल जाए, या टैक्स बेनिफिट मिल जाए, इत्यादि इत्यादि चीज़ें इसमें आती है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, दैट इज दी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज दी HR पॉलिसी। अब साल में 12 छुट्टी का वो है, या EL CL में कन्वर्ट नहीं होता है, EL जो है आपका सॉरी CL EL में नहीं कन्वर्ट हो रहा था। ये सब तरह की जो फैसिलिटी है वो HR पॉलिसी में आती है कि इजीली छुट्टी मिल जा रही है, ठीक है ना, जब ज़रूरत पड़ती है तो हमारा काम मैनेज हो जाता है, ठीक है ना, लोग हमें वहाँ पे कोऑपरेट करते हैं। तो इस तरह का जब हम चीज़ों को लेकर के चलते हैं, इसका मतलब ये होता है HR पॉलिसी यदि अच्छी है हमारी, तो आदमी थोड़ा सा सैलरी से कंप्रोमाइज भी कर लेता है। तो ये बेसिक जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसका, इसेंशियल वेज पेमेंट। ये सब एक तरह से इसेंशियल पार्ट्स था जो कि जरूरी होता है। इसके बाद जो है लास्ट हम आते हैं वेज एंड इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड वेज प्लान। अब प्लान की तो बात करते हैं, लेकिन गुड वेज प्लान का मतलब क्या होता है, और ये गुड वेज प्लान का ही जो है एक ये हिस्सा था, ये भी एक उसी का हिस्सा था, है ना, लेकिन फिर भी कुछ इसमें एडिशनल है, उसी एडिशनल को हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो एक जो है कंपनी आज की सिचुएशन अच्छी है, कल कंपनी को घाटा होता है, तो प्रॉफिट जब शेयर करती है कंपनी तो एम्प्लॉय को, वर्कर को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी कंपनी लॉस में चली गई और उसके एवज में सैलरी काट ली जाती है तो बहुत बुरा लगता है। जितना अच्छा नहीं लगा था उससे 10 गुना ज़्यादा
बुरा लग जाता है। इसलिए जो है गुड वेज प्लान उसी को बोलते हैं जिसमें कि गारंटीड मिनिमम वेज जो है हो, जिससे कि जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में होता है कि एम्प्लॉय को ये सोचता है कि कंपनी डूबे रहे, जो भी हो, फायदा हो, लॉस हो, जो भी हो, लेकिन हमेशा सैलरी आएगा। ये गवर्नमेंट में, हालांकि अब गवर्नमेंट जैसा नहीं रह गया, वहाँ भी काफ़ी मेहनत है, लेकिन ये प्राइवेट में ऐसा नहीं है। प्राइवेट में क्या होता है, जब कंपनी घाटे में जाती है तो उसका घाटा कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को भी उठाना पड़ जाता है, तो ये थोड़ा सा बुरा लगता है। जितना अच्छा नहीं लगा था, प्रॉफिट मिला था, बोनस मिलने में 10 गुना खुशी हुई थी, लेकिन सैलरी कटने पे 100 गुना दुख होता है। दूसरा चीज आप देखेंगे कि बेस वेज जो होना चाहिए, जिसको बेसिक सैलरी बोलते हैं, बेस वेज मस्ट डिपेंड ऑन जो है जॉब, या जॉब टाइप क्या है, स्किल क्या है, एजुकेशन क्या है। अब कोई ग्रेजुएशन किया है, कोई 10th किया है, दोनों को सेम सैलरी पे आप नहीं रख सकते हैं। तो ये सब जॉब रिक्वायरमेंट पे या जॉब प्लान में ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। फिर विद गिवन क्लास ऑफ जॉब वेज शुड बी प्राइमरली बेस्ड ऑन आउटपुट। कोई जैसे वर्कर आपको बहुत ज़्यादा आउटपुट दे रहा है तो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ही चाहिए, है ना। यू मस्ट हैव टेक्निक टू आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस, टू आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय या वर्कर, एम्प्लॉय या वर्कर। नहीं तो क्या होगा कि भाई जब खूब काम करने वाले को भी उतना ही मिल रहा है और नहीं करने वाले को भी उतना ही मिल रहा है, तो आदमी क्यों बाप बाप करके काम करेगा। आदमी सोचता है कि हम भी आराम आराम से काम करेंगे, हम क्यों ओवर टाइम काम करेंगे, हम क्यों दिल लगा के काम करेंगे, है ना। तो जो दिल से, दिमाग से, तन मन धन पूरा लगा के काम कर रहा है, आउटपुट बहुत अच्छा दे रहा है, जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। नहीं करेंगे तो मन मार करके काम करेगा, ठीक है। फिर कंपनीज मस्ट हैव टूल टू कंपेयर द एफिशिएंसी ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ डिपार्टमेंट। जैसे परचेज डिपार्टमेंट है ना, या जो है और भी जो डिपार्टमेंट्स हैं, कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट है, कोई सेल डिपार्टमेंट है, तो सब डिपार्टमेंट को एक टारगेट दिया जाता है जनरली हर कंपनी में, और जिनका बेहतर परफॉर्मेंस हो उनको अगेन कुछ बोनस देना चाहिए। उनकी इंक्रीमेंट नॉर्मल लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट में तो सारी चीज़ें फिक्स है, लेकिन प्राइवेट में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। प्राइवेट में देन एंड दैट डिसीजन लिया जाता है। जब देन एंड दैट आप डिसीजन लेते हैं तो कई बार चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, और जो है प्राइवेट में सैलरी हमेशा निगोशिएशन के बाद ही कुछ फिक्स अमाउंट होती है। तो जब निगोशिएशन हो रहा है तो उस समय परफॉर्मेंस भी तो देखना पड़ेगा। किसी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो सैलरी डिमांड करेगा ही नहीं, लेकिन यदि परफॉर्मेंस अच्छा है तो सैलरी डिमांड तो करेगा, ठीक ना। फिर उसी तरह से प्रॉपर ट्रेनिंग, या कहें तो सफिशिएंट ट्रेनिंग, फिर लीव, कहीं वो रिसर्च वगैरह करने जा रहा है तो R&D के ऊपर उसको जो है उसके लिए लीव देना चाहिए, ऑन ड्यूटी देना चाहिए। दैट मीन्स कि एम्प्लॉय की यदि लर्निंग एबिलिटी बढ़ाते हैं तो अल्टीमेटली वो आउटपुट कहाँ देने जाएगा। यदि कुछ नया चीज़ सीख रहा है तो किसके लिए काम कर रहा है, कंपनी के लिए। फिर वेज प्लान शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड easy to understand and easy to calculate by worker, easy to understand। इसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो भी सैलरी है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कितना परसेंट TA है, कितना परसेंट DA है, कितना परसेंट HR दे रहा है, कितना बेसिक सैलरी है, ये सारी चीज़ें जोड़ करके आना चाहिए, ठीक ना।
वेज प्लान शुड नॉट इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ कैलकुलेशन, अदरवाइज क्या होगा कि लोग जो है क्रॉस क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे, लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, कम सैलरी आएगी तो कंपनी को गाली देंगे बजाय समझने के कि आखिर सैलरी कम क्यों आई। ठीक है, वेज प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू मीट द चेंजिंग इन्वायरमेंट। वेज प्लान should be moderate and flexible, ठीक है ना। समय के साथ जो है कृष्ण भगवान गीता में यही तो कहते हैं कि समय के साथ सब कुछ परिवर्तन होता है सिवाय परिवर्तन के नियम के। तो परिवर्तन तो असंभावी है, तो चीज़ों को भी फ्लेक्सिबल, ये नहीं कि हमारे यहाँ यही रूल है, काम करना है तो करो और नहीं करना है तो मत करो। फिर डिमांड एंड सप्लाई को भी देख करके काम करना चाहिए। वर्कर्स की जो है पोटेंशियल, या वो हम देखें ही वर्कर्स की पोटेंशियल जो है, या वर्कर्स की इंटरेस्ट देखिए कि उसका इंटरेस्ट कहाँ पे है। उसकी इंडिविजुअल समस्या भी आप सुन सकते हैं, ये हम बताए हैं एचआर पॉलिसी में, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स ऑफ एम्प्लॉय, इससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है ओवरऑल पेमेंट सिस्टम पे और एम्प्लॉय के हैप्पीनेस पे। तो ये सब चीज़ें थी आज हमारा वेज पेमेंट प्लान में। फिर से एक लास्ट के 2 मिनट में इसको हम समराइज करें कि आज वेज पेमेंट प्लान में हम लोगों ने क्या क्या पढ़े। वेज पेमेंट प्लान में हमने बताया था कि सबसे पहले तो हमने पढ़े इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर गुड वेज प्लान, वेज इंसेंटिव और गुड वेज प्लान हमने बताए। फिर नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 73-74 में बाकी चीज़ें लेंगे। कुल मिलाकर के एम्प्लॉय काम करता है और मैनेजमेंट उसको पेमेंट देता है। वर्कर जितना काम करता है उतना सैलरी उसको मिल जाए तो सेटिस्फाइड होता है। कुछ लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं और कुछ लोग काम करते हैं अपने खुशी के लिए। दोनों तरह के लोग पाए जाते हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी यदि हम ओवरऑल देखें तो पेमेंट ऑफ वेज जो होता है 2 तरह का होता है, फाइनेंशियल, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल में, फाइनेंशियल में तो सिर्फ पैसे की बात करते हैं, नॉन फाइनेंशियल में पैसा तो देंगे ही देंगे, साथ में और भी जो अदर फैसिलिटीज है, अदर जो फैसिलिटी है लाइक अदर फैसिलिटीज क्या क्या है देखिए, हेल्थ केयर है, फैमिली कोई प्लानिंग है, लाइफ इंश्योरेंस है, पेंशन, एक्सीडेंट है, चिल्ड्रंस की पढ़ाई लिखाई की बात है तो उसके लिए रिबेट मिल रहा है, टीए मिल रहा है, कंपनी को जो है फैसिलिटी है ड्राइवर की, एचआर पॉलिसी है, आपको रूम रेंट मिल रहा है, हाउस रेंट मिल रहा है, घूमने फिरने के लिए एलटीए मिल रहा है, ठीक है ना, लीव फॉर जो है टूर, हाउस रेंट मिल रहा है, परमानेंट कोई इंजरी हो गई तो उसके एवज में एक मुश्त कुछ पैसा मिल रहा है, पेंशन के साथ साथ जो है एक पेंशन में भी इंक्रीमेंट, 1 पेंशन 1 स्कीम जो आजकल जो है चल रहा है कि उसको लागू करना है। तो कुल मिलाकर के ये सब अच्छे वेज प्लान, नॉन फाइनेंशियल जो है पैसा तो डायरेक्ट नहीं मिल रहा है लेकिन ये सारी सुविधा मिल रही है, पैसा थोड़ा कम मिलता है तो भी आदमी खुश रहता है। गवर्नमेंट में पैसा थोड़ा कम मिलता है फिर भी वो क्यों खुश रहता है, वो क्यों मोटिवेटेड रहता है, इसलिए मोटिवेटेड रहता है कि जो है उसको फ्रिंज अदर बेनिफिट्स मिल जा रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ग्रेटेस्ट एम्प्लॉय मोटिवेशन है दैट इज दी सैलरी, ठीक है ना। यहाँ मैं एक लाइन लिख देता हूँ, सैलरी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट मोटिवेशनल फैक्टर्स फॉर बेटर वर्क। ठीक है, तो ये जो है ये सब फैसिलिटी मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आज के डेट में यदि हम बात करें तो सैलरी जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा हमने बताया कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वेज रेट कौन कौन से जो है फैक्टर हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं। तो कंपनी की एबिलिटी टू पे, डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट रेट क्या चल रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कहाँ है, कौन से शहर में रहते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
ट्रेड यूनियंस का इम्पैक्ट है, ट्रेड यूनियन कैसी है, यदि स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन है तो उसकी बात कंपनी को सुनना पड़ता है। प्रोडक्टिविटी जिसमें 6M की बात की है, गवर्नमेंट रेगुलेशन, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बात की। इसके बाद जो है वेज पेमेंट की कैरेक्टरिस्टिक की, ये सिंपल टू अंडरस्टैंड हो, जस्ट एंड इक्विटेबल हो, जस्टिफाइड हो, जस्ट मतलब जस्टिफाइड हो, संतुष्ट हो जाए एम्प्लॉई, और जो उसकी इक्विवेलेंट एम्प्लॉई है, वर्कर है, उसके इक्वेट करके मिले। अटेंशन ऑफ द वर्कर, क्योंकि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का भी अटेंशन खोजता है कि हाँ यार वो कंपनी इंसेंटिव दी कि नहीं, अच्छा वो दे दी ये नहीं दिया, तो लोग कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड वेज की बात होती है, फिर इको फ्रेंडली, हेल्थ, सेफ्टी, ये सब भी जो है इंपॉर्टेंट है। विलिंगनेस ऑफ द वर्कर, जो अभी हम बता रहे थे कि स्ट्रेंथ या पोटेंशियल ऑफ जो है वर्कर देखना जरूरी है। क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्लियर है, कंपनी क्या चाहती है उसके अकॉर्डिंग ही वर्कर काम करेगा। वर्कर तो ऐसा है नहीं कि अपने मन से आया और काम शुरू कर दिया, नहीं। क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ऐसा नहीं कि क्वालिटी अच्छा करने के बाद जो है वजह से क्वांटिटी हमारी कम हो जाए, या क्वांटिटी ज़्यादा निकालने के चक्कर में क्वालिटी खराब हो जाए, तो ये भी बेकार हो जाएगा। इंसेंटिव अर्निंग, यदि काम अच्छा है तो इंसेंटिव मिलना चाहिए एम्प्लॉय को। रिकॉग्निशन, बोनस, अवार्ड्स, गिफ्ट, जो भी आप दे सकते हैं, मैनेजमेंट मस्ट गिव टू दी एम्प्लॉय। टाइमली रीपेमेंट करा दें, यदि कुछ पेमेंट बाकी है, या जो रेगुलर सैलरी आ रही है वही टाइम से 1 तारीख को 2 तारीख को करा दें, तो एम्प्लॉय विल बी वेरी मच हैप्पी। ऑल ऑफ सडन रिक्वायरमेंट यदि कुछ आ जाती है आदमी के पास, तो उस समय वर्कर के पास कोई समस्या आ जाती है, तो उस समय कंपनी उसको हेल्प करे, न कि उसको और दिक्कत क्रिएट कर दे कि नौकरी ही छोड़कर चले जाए। HR पॉलिसी शुड बी वेरी स्टैंडर्ड एंड देयर इज वर्क टू सी on the HR पॉलिसी ऑल ओवर द इंडिया। ये भी सारी चीज़ें हैं कि गुड वेज प्लान में क्या होना चाहिए। उसके बाद इसमें परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय या वर्कर की हम लोग देखते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंट भी देखते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग, इजी टू अंडरस्टैंड हो। वेज प्लान जो भी है हमारा, वेज प्लान शुड बी मॉडरेट एंड फ्लेक्सिबल, टाइम टू टाइम व्हेन एवर इट इज रिक्वायर्ड वी विल ब्रेक इट एंड विल स्टार्ट न्यू बिजनेस, या न्यू वेज सिस्टम, जो HR पॉलिसी को हम बदल सकते हैं। और डिमांड और सप्लाई तो समझ ही गए कि भाई हमारे पास ज़रूरत है 5 लोगों को, आ रहे हैं 50, इसका मतलब सप्लाई ज़्यादा है, हमें ज़रूरत है 5, आ रहे हैं 3, तो 3 को तो रखना ही पड़ेगा, चाहे अंधों में उकाना राजी ही क्यों ना हो। फिर वर्कर्स इंटरेस्ट, हम बताएं ही कि वर्कर का इंटरेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। इंडिविजुअल प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉय मस्ट बी लिसन बाय दी HR। इस तरह से ये गुड वेज प्लान का इंसेंटिव था। नेक्स्ट क्लास लेक्चर नंबर 73 में हम लोग बात करेंगे वेज पेमेंट, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आता है, वो क्या होता है, कौन कौन से मेथड है जो वेज पेमेंट को डिसाइड करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।